हाय फ्रेंड्स, आज हम बायोडायवर्सिटी एक्ट के बारे में जानेंगे और बायो रिसोर्सेज के एक्सेस और उनके द्वारा होने वाले लाभ का वितरण शेयरिंग कैसे होती है ये भी जानेंगे। माई सेल्फ डॉक्टर योगेश गिरी। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले चलिए कुछ इंटरेस्टिंग चीजें जान लेते हैं। आप मुझे बताएंगे कि पहले ऑन्टोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो फॉसिल की स्टडी करते हैं, जो अर्थ स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, या जो मरीन लाइफ की स्टडी करते हैं? होप आपने ऑप्शंस देख लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर ए है, मीन्स जो फॉसिल की स्टडी करते हैं उन्हें हम पैलियोंटोलॉजिस्ट कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग क्विज लेते हैं। लाइफ ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उम्र क्या है? 3.5 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड या 35 मिलियन ईयर्स ओल्ड? ऑप्शंस आपने देख लिए। इसका करेक्ट आंसर सी है, ओनली 2 यानी 3.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। अब हम स्टार्ट करते हैं एनवायरमेंटल इश्यूज से। आजकल जहां भी हम जाते हैं या न्यूज पर देखते हैं वहां हर जगह क्लाइमेट चेंज की बात हो रही है और ये मुद्दा काफी गंभीर बन गया है। ग्रीन हाउस गैसों के एमिशन के कारण पर्यावरण पर काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है और कुछ प्राणी या तो लुप्त हो गए हैं या लुप्त होने की कगार पर हैं। इसके कुछ संकेत इंडिकेशन हमें महसूस भी हो रहे हैं, जैसे साल दर साल टेम्परेचर में वृद्धि होती जा रही है, ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, एनिमल्स के जो हैबिटेट्स हैं वो सिकुड़ते जा रहे हैं और वो गलती से रिहायशी इलाकों में आ जाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल और असम में हाथियों के खेत में आ जाने से काफी फसलें नुकसान हुई हैं और इसी मुठभेड़ में किसान हाथियों को मार भी देते हैं और इस तरह के इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, बायोडायवर्सिटी एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग की बीच की समस्याएं क्या हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बायोडायवर्सिटी का एवोल्यूशन हम नहीं कर सकते हैं। ऐसे अभी तक कोई भी स्केल या मेजरमेंट नहीं है जिससे इसका मूल्यांकन किया जा सके, और जब मूल्यांकन ही ठीक से नहीं कर सकेंगे तो उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे? इसमें जो ट्राइबल पीपल्स हैं उन्हें काफी नुकसान पहुंचता है, क्योंकि बायोडायवर्सिटी से जो लाभ होना चाहिए और जो लाभ होते हैं वो ट्राइबल पीपल तक नहीं पहुंच पाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भारत में रिसोर्सेज का कंजर्वेशन और उसके सस्टेनेबल यूज की परंपरा पहले से ही चली आ रही है। आयुर्वेद भी रिसोर्सेज के सस्टेनेबल यूज पर बल देता है, इसलिए ये तो हमारा कल्चर और परंपरा में ही है अपने रिसोर्स का संयम पूर्वक उपयोग करना। नेक्स्ट टॉपिक, बेनिफिट शेयरिंग के इश्यूज डेवलपिंग कंट्री में। एक्चुअली में होता क्या है कि जो भी रिसोर्सेज के यूजर्स हैं, जैसे मल्टीनेशनल और भारतीय कंपनियां, ये रिसोर्स के ओनर से रिसोर्स को लेकर उसका उत्पाद या प्रोडक्ट बनाते हैं और प्रोडक्ट बनाकर ह्यूज प्रॉफिट अर्न करते हैं, लेकिन ये उस प्रॉफिट को रिसोर्स ओनर के साथ जस्टिफाइबल वे में शेयर नहीं करते हैं। इससे होता क्या है कि कंपनियां दिन प्रतिदिन बड़ी होती जा रही हैं, उनके प्रॉफिट में 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना की वृद्धि होती जा रही है, लेकिन एक्चुअल मालिक हैं जो उस रिसोर्स के, जैसे किसान, वो वहीं का वहीं रह जाता है। उसकी सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई सुधार नहीं होता है। नेक्स्ट टॉपिक, 1992 कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इसकी शुरुआत 1992 के रियो अर्थ समिट के दौरान हुई और ये एक इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट है बायोडाइवर्सिटी के प्रोटेक्शन के लिए। अभी इसके 196 मेंबर्स हैं। अब इसके ऑब्जेक्टिव पर भी चर्चा कर लेते हैं। इसका पहला ऑब्जेक्टिव है कंजर्वेशन, बायोडायवर्सिटी को बचाना, उसे कंजर्व करना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है रिसोर्स का संयम पूर्वक उपयोग पर बल देना। तीसरा ऑब्जेक्टिव है रिसोर्सेज का फेयर एंड समान रूप में शेयरिंग हो यूजर्स और रिसोर्स ओनर के बीच। कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जैसे CBD ने कॉमन हेरिटेज कॉन्सेप्ट ऑन जेनेटिक रिसोर्सेज को खत्म किया और यह निर्धारित किया कि रिसोर्सेज पर उस स्टेट का ही अधिकार होगा जहां रिसोर्सेज उपलब्ध हैं। मतलब अब हर देश का अपने अपने संसाधन पर पूर्ण अधिकार होगा, लेकिन USA ने इसे अभी रेटिफाइड नहीं किया है। और क्यों नहीं किया ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसे हम आगे के वीडियोज में कवर करेंगे, तब तक आप इसका आंसर फाइंड करिए। अब आइए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे विच इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर implementing the Biodiversity Act
फर्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। सेकंड, स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके ऑप्शंस आप देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है ए, ओनली वन, मीन्स यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये नोडल मिनिस्ट्री है फॉर इम्प्लीमेंटिंग द बायोडाइवर्सिटी एक्ट। अब आइए एक और प्रश्न देखते हैं। हाउ मेनी इको जियोग्राफिकल जोन्स इंडिया हैज? 5, 7 और 10। इसका ऑप्शंस आप देख लीजिए, विच वन इज द करेक्ट वन? इसका करेक्ट आंसर है डी, मीन्स ओनली 3। इंडिया हैज 10 इको जियोग्राफिकल जोन्स। ये 10 इको जियोग्राफिकल जोन्स कौन कौन से हैं, अब हम उन्हें देख लेते हैं। जैसे फर्स्ट, ट्रांस हिमालयन जोन, हिमालयन जोन, डेजर्ट जोन, सेमी एरिड, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेट्यू, गैंगेटिक प्लेन, नॉर्थ ईस्ट जोन, कोस्टल जोन एंड आइलैंड्स। और इसे हम डिटेल में कवर करेंगे अपने ज्योग्राफी के वीडियो सीरीज में। अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि भारत अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाता है बायोडाइवर्सिटी प्रमोशन के कंटेक्स्ट में। सबसे पहले तो भारत, इंडिया अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज को नेशनल जीन बैंक्स ऑफ यूएसए, रशिया, जापान के साथ बिना किसी भेदभाव के साथ शेयर करता है। इंटरनेशनल जीन बैंक के साथ भी भारत अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज शेयर करता है। यहाँ ये ध्यान रखिए कि इंटरनेशनल जीन बैंक को इंटरनेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर ने डेवलप किया है। भारत ने प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज पीजीआर पर एक अंडरटेकिंग दे रखी है एफएओ को, जिसमें भारत ने एफएओ के प्रिंसिपल को मान्यता दी है कि पीजीआर बीइंग द कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड, यानी पूरी मैनकाइंड मानवता की बात करें तो भारत तब अपने रिसोर्स को कॉमन हेरिटेज की तरह देखता है। मतलब मानवता के विकास के लिए अगर भारत को अपने बायोलॉजिकल रिसोर्सेज देने पड़े तो उसे कोई भी आपत्ति नहीं होगी और वो उसे बिना किसी भेदभाव के शेयर करेगा। लेकिन इसके साथ साथ कई गंभीर मुद्दे और भी हैं और इन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। इंडिया को इन मामलों में सतर्क रहने की जरूरत भी है। विकसित देशों की जो कंपनियां हैं वो प्रोडक्ट पर आईपीआर के चक्कर में ही रहती हैं। यूएसए ने भारत के नीम और तुलसी पर आईपीआर की कोशिश की, लेकिन वो उसमें सफल हो न सका। इसमें होता क्या है कि जो रिसोर्स ओनर्स हैं उसे अपने रिसोर्स पर कोई अधिकार नहीं मिलता है और जो लाभ उसे मिलना चाहिए वो आईपीआर के चक्कर में ओनर को नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ सीबीडी ने महत्वपूर्ण रोल निभाया। सीबीडी ने एश्योर किया कि जो राइट्स का इश्यू है ओनर्स और यूजर्स के बीच, उसे बैलेंस करने की जरूरत है और काफी हद तक सफलता भी पाई। नगोया प्रोटोकॉल में जेनेटिक रिसोर्स के एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग को लेकर एक कंसोलिडेटेड लीगल फ्रेमवर्क बनाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं ट्रिप्स के बारे में। ट्रिप्स इसका मतलब है ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये एक मल्टीलैटरल एग्रीमेंट है आईपीआर के ऊपर। इस ट्रीटी के जो देश हैं वो पेटेंट्स अवेलेबल कराएंगे, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड हो या प्रोसेस बेस्ड। इस चार्ट में आप देखेंगे कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां ऑनर्स कंट्री कुछ एक्सक्लूजन ऐड कर सकती हैं। जैसे एक्सक्लूजन में आता है कुछ प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर, कुछ एसेंशियल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, और कुछ जगह एक्सक्लूजन नहीं भी रहते हैं। जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को लेकर एक्सक्लूजन नहीं कोई भी कंट्री कर सकेगी। नॉन बायोलॉजिकल एंड माइक्रो बायोलॉजिकल प्रोसेस को भी एक्सक्लूजन में कंट्रीज शामिल नहीं कर सकती है। इस वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को ध्यान से एनालिसिस करिए और कंपेयर करिए एक्सक्लूजन एरिया और नॉन एक्सक्लूजन एरियाज को। नेक्स्ट स्लाइड। जो भी देश प्लांट वेराइटीज को पेटेंट के प्रोटेक्शन से अलग रखते हैं उन्हें अपने यहाँ कोई यूनिक सुई जेनरिस सिस्टम बनाना चाहिए जिससे वे उन प्लांट वेराइटीज को उनके यूजेस के लिए प्रोटेक्ट कर सकें। इसके लिए भारत ने अपने पेटेंट एक्ट 1970 में अमेंडमेंट कर प्रोडक्ट और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में पेटेंटिंग की अनुमति दी है। दूसरा, इंडिया ने एक और एक्ट पास किया है जो प्लांट वेराइटीज और फार्मर्स के राइट को प्रमोट करता है, प्रोटेक्ट करता है, और वो एक्ट है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। अब एक और इंपॉर्टेंट और कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग ट्रिप्स? फर्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सेकंड,
द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। विच वन इज द करेक्ट आंसर? आप ऑप्शन देख लीजिए और ट्राई करिए। इसका करेक्ट आंसर है बी, मीन्स ओनली 2। द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री is the nodal ministry for implementing TRIPS. Next topic, ITPGRFA, International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture। इसमें क्रॉप जेनेटिक रिसोर्सेज पर एक देश दूसरे देश पर डिपेंड है, इस पर बल दिया गया है। इस ट्रीटी के तहत 64 Annex 1 फूड एंड फोरेज क्रॉप्स आते हैं। इसका एम है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, गवर्नमेंट, फार्मर्स, रिसर्च इंस्टीट्यूट को एक साथ काम करना जिससे जेनेटिक रिसोर्स की पूलिंग की जा सके और फूड क्रॉप्स को डेवलप और प्रोटेक्ट किया जा सके। मुख्य फर्क CBD और ITPGRFA में ये है कि CBD ये बायलैटरल एग्रीमेंट है प्लांट जेनेटिक रिसोर्स के एक्सेसिंग पर, और ITPGRFA ये मल्टीलैटरल सिस्टम है जेनेटिक रिसोर्स के एक्सेस पर और उनके बेनिफिट शेयरिंग पर। अब एक और क्विज लेते हैं। डैश इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग ITPGRFA? फर्स्ट, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। सेकंड, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आप ऑप्शन देख लीजिए और इसका करेक्ट आंसर है सी, ओनली 1। द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर is the nodal ministry for implementing ITPGRFA। नेक्स्ट टॉपिक है नगोया प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल क्लियर रूल सेटअप करता है रिसोर्सेज के एक्सेशन में, ट्रेड के लिए, शेयरिंग एंड मॉनिटरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, रिसर्च, ब्रीडिंग, फार्मा, इंडस्ट्री और अन्य पर्पस के लिए। नगोया प्रोटोकॉल ये भी इंश्योर करता है कि जेनेटिक रिसोर्सेज का उपयोग प्रोवाइडर कंट्री के प्रायर परमिशन के बिना न हो, लेकिन इसके साथ ये रिसोर्स प्रोवाइडर कंट्री पर भी कुछ जवाबदारियां डालता है, जैसे रिसोर्स के एक्सेस के लिए क्लियर और ट्रांसपेरेंट रूल्स हो और वे रूल्स फेयर और नॉन आर्बिट्रेरी हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। डैश इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग नगोया प्रोटोकॉल। देखिए सारे क्वेश्चन सिमिलर ही हैं, इसलिए इनमें कंफ्यूजन होना तय है, इसलिए आप इन सब क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से करिएगा। फर्स्ट, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। सेकंड, नेशनल फॉरेस्ट अथॉरिटी। आप ऑप्शन देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर है ओनली 1, बी। बी इसका करेक्ट आंसर है, मींस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर इंप्लीमेंटिंग नगोया प्रोटोकॉल। अब आइए देखते हैं बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन के लिए इंडिया में क्या प्रावधान है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट एक्ट PPVFR, और PPVFR एक्ट के तहत जो भी इसके कैटेगरीज में आते हैं जैसे पर्सन्स, कॉर्पोरेट बॉडीज, एसोसिएशंस, इन्हें प्रायर अप्रूवल लेना होता है NBA से, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से, बायो रिसोर्सेज के रिसर्च और कॉमर्शियल यूज के लिए। अब देख लेते हैं कि NBA नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से किन किन केसेस में प्रायर अप्रूवल लेना होगा। ट्रांसफरिंग रिसर्च रिजल्ट टू यूजर्स ऑफ मेंशन्ड कैटेगरी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। Applying for IPR over products of research on bioresources, third party transfer of the already accessed bioresources। इंडियन सिटीजन्स के लिए क्या प्रावधान है, आइए ये देख लेते हैं। कोई भी भारतीय बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का कॉमर्शियल यूज कर सकता है, लेकिन इसे प्रायर इन्फॉर्म करना होगा SBB को, स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड को, और उसे एक बायो सर्वे एग्रीमेंट साइन करने के बाद ही वो रिसोर्स का यूज कर सकता है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट का मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये एक 3 टियर सिस्टम के अधीन रहता है। NBA नेशनल लेवल पर, SBB स्टेट लेवल पर और BMC बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट ये लोकल लेवल पर। इनके फंड्स ग्रांट किए जाते हैं नेशनल, स्टेट और बायोडाइवर्सिटी फंड्स में से। अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि किन किन एरियाज में NBA और SBB की प्रायर अप्रूवल चाहिए और किन किन में नहीं। इस चार्ट में आप देख सकते हैं। इस वीडियो को थोड़ी देर के लिए पॉज कर दीजिए और आप कंपेयर करिए कि कौन कौन से क्षेत्र में NBA और SSB की प्रायर अप्रूवल की जरूरत है और किन किन में नहीं। अब आइए कंक्लूजन देख लेते हैं। बायोडाइवर्सिटी डिग्रेडेशन एंड यूजेस लगातार एक चैलेंज बना हुआ है पॉलिसी मेकर्स के लिए, इसलिए हमें जरूरत है सस्टेनेबल यूज और इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। और आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि
इंक्लूसिव सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कोई सजेशंस हो या आप कोई टॉपिक पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ हमें शेयर कीजिए। थैंक यू, गुड डे।